नमस्कार दोस्तों, एडुशाइन आईएएस की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है रिलीजियस लाइफ इन वैदिक एज। हमने पिछले 3 क्लास में पॉलिटिकल लाइफ, सोशल लाइफ और जो इकोनॉमिक लाइफ है, इन तीनों टॉपिक के बारे में हमने डिस्कस किया है। तो फाइनली हमारा बचता है रिलीजियस लाइफ। अब देखिए, ये जो रिलीजियस बिलीफ है, ओरिजिन ऑफ रिलीजियन है, इसके ऊपर बहुत सारे थ्योरीज हैं। वन ऑफ सच थ्योरी इज एनिमिज्म। एनिमिज्म मतलब द वर्शिप ऑफ स्पिरिट, जो बहुत ही मतलब कि अर्लियर सोसाइटीज थी, उसमें एनिमिज्म देखा जाता है, द वर्शिप ऑफ द स्पिरिट। एक दूसरा थ्योरी आता है जिसको दिया था मैक्स म्यूलर ने। द थ्योरी इज द नेचुरलिज्म, दैट इज नेचर वर्शिप। और मैक्स म्यूलर ने जब ये थ्योरी दिया था, जो वैदिक एज था, इसको माइंड में रखते हुए ही दिया था। और वैदिक एज में हमें ये देखने को मिलता है कि द रिलीजियस बिलीफ बिगिंस विद द नेचर वर्शिप। तो देखिए, हम फिर से उसी तरीके से डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को भी। अर्ली वैदिक एज में क्या रिलीजियस बिलीफ था या रिलीजियस लाइफ था, और लेटर वैदिक एज में था, क्योंकि यहाँ पे एक एवोल्यूशन हो रहा है। ठीक है ना दोस्तों? तो देखिए, अर्ली वैदिक एज में द रिलीजियस बिलीफ वाज बेस्ड अपॉन द नेचर वर्शिप, or there was 5 main gods. These 5 main gods was Indra, Agni, Varun, Prajapati and Soma. Right? तो इंद्र देखिए, ही वॉज द गॉड ऑफ थंडर, गॉड ऑफ रेन। ठीक है ना? इट इज अ नेचुरल फिनोमिनन जिसको एक पर्सनिफाई किया गया था और उसको वर्शिप किया जाता था। अग्नि, इट इज सिमिलर, अगर टर्म को देखें तो इट इज सिमिलर टू द टर्म ऑफ इग्निस, लैटिन टर्म इग्निस। राइट। तो क्योंकि ये जो आर्यंस है, इट इज ऑल्सो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज माना जाता है, तो बहुत सारे पर्शियन या यूरोपियन लैंग्वेज के साथ, जो अर्ली लैंग्वेज है, ओल्ड लैंग्वेज है, उसके साथ बहुत सारे वर्ड्स की सिमिलरिटीज मिलता है। तो अग्नि वॉज द इज द गॉड ऑफ प्रिस्ली क्लास, और इसको माना जाता है इट इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड आफ्टर इंद्र, क्योंकि अग्नि वॉज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑफ मैंस मैसेज टू द गॉड। क्योंकि देखिए, उस टाइम पे जो मेन वर्शिप का जो तरीका था, दैट वाज द सैक्रिफिशियल रिचुअल्स। और सैक्रिफिशियल रिचुअल्स में क्या किया जाता था? देयर वाज ए फायर ऑल्टर, जिसको हवन बोला जाता है। हवन में आग जलाया जाता था और उसमें आहुति दी जाती थी। ठीक है ना? और आग से जो धुआं निकलता था, और मतलब कि इस टाइम पे वेदास की जो श्लोकास है उसको रिसाइट किया जाता है, और जो धुआं निकलता है, इट इज बिलीव दैट स्मोक इज कैरिंग द मैसेज ऑफ द मैन टू द गॉड। ठीक है? सो दिस इज द मीडियम ऑफ communication between man and God. Varun is the god of water. Prajapati is a mysterious god which later on emerged out as the Prajapati Brahma, and Soma was the god of plant. क्योंकि देखिए, सोमा इज ऑल्सो रेफर्ड विथ एन इंटॉक्सिकेशन। तो प्लांट से जो एक्सट्रैक्शन मिलता है और उससे जो इंटॉक्सिकेशन होता है, दैट इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मेन गॉड। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे और भी गॉड्स थे डिफरेंट नेचुरल फिनोमिनन के ऊपर, जैसे कि उषा, रात्रि, मारुत इज द गॉड ऑफ स्टॉर्म। तो ये सारे नेचुरल फिनोमिनन है। ठीक है ना? और उस टाइम पे जो क्योंकि समाज थोड़ा सा पैट्रियार्कल था, ऑल्दो देयर वाज इक्वल राइट, इक्वलिटी बिटवीन मेन एंड वीमेन, बट स्टिल सोसाइटी वाज पैट्रियार्कल, और गॉड्स की सुपीरियोरिटी देखने को मिलता है ओवर द गॉडेस। लेटर वैदिक एज में क्या देखने को मिलता है? द these 5 gods, they started to lose significance, and there was emergence of the trinity of god। और इस trinity of god में कौन कौन आते हैं? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो ये लेटर वैदिक पीरियड में एक डेवलपमेंट, एक इमर्जेंस या एवोल्यूशन हमें देखने को मिलता है। दूसरी चीज देखिए, फ्रॉम द वेरी अर्ली वैदिक एज द रिलीजियस बिलीफ वाज बेस्ड अपॉन पॉलीथिज्म, दैट इज मल्टीपल गॉड्स। लेकिन अर्ली वैदिक एज में ओनली आर्यन गॉड्स एंड गॉडेस वर वर्शिप्ड। लेकिन लेटर वैदिक एज में हमें क्या देखने को मिलता है? देयर वाज इंटरमिक्सिंग ऑफ अन आर्यन गॉड्स। जैसे देखिए, महेश और पशुपति, शिव, दैट वाज एन अन आर्यन गॉड। और ये जो इमर्जेंस ऑफ ट्रिनिटी ऑफ गॉड होता है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, उसमें एक अन आर्यन गॉड भी आ जाते हैं, और उसमें उनकी एक सुपीरियोरिटी भी देखने को मिलता है। दूसरी चीज एक देखिए, वेदास में भी अथर्ववेद स्टार्टेड टू कम इन एग्जिस्टेंस। अथर्ववेद, और आप लोगों को पता होगा कि ये जो अथर्ववेद है, दैट वाज द अन आर्यन ओरिजिन, क्योंकि दिस इज बेस्ड अपॉन मैजिक्स एंड ऑल। सो दिस इज कंसिडर्ड टू बी ऑफ अन आर्यन ओरिजिन, और ये रिलीजियस बिलीफ में इंटरमिक्सिंग के वजह से इसकी डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। जो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे रिलीजियस लाइफ में, दैट इज the sacrificial rituals is very important with regard to the Vedic religious belief।
और ये जो सैक्रिफिशियल रिचुअल्स है जिसको यज्ञ भी कहा जाता है, यज्ञ कहा जाता है, राइट। तो इन द अर्ली वैदिक एज देयर वाज 5 ग्रेट सैक्रिफिशियल रिचुअल्स जिसको पंच यज्ञ बोला जाता है। और वो पंच यज्ञ कौन क्या क्या है? ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञ, देव यज्ञ, पुरुष यज्ञ एंड भूत यज्ञ। दिस 5 ग्रेट सैक्रिफिशियल रिचुअल्स वर इंपॉर्टेंट इन अर्ली वैदिक एज। लेकिन लेटर वैदिक एज में क्योंकि स्टेट फॉर्मेशन ज्यादा स्ट्रांग होने लगता है, तो ये जो 5 सैक्रिफिशियल रिचुअल्स है ये थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट बन जाता है। और there was emergence of 3 great rituals which was related to the state, the king। और ये 3 यज्ञ क्या क्या है? राजस्व यज्ञ, that is the coronation of the king, वजपेय यज्ञ, that was the increase of the strength of the king, and अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ was for the territorial expansion। अब देखिए इस टाइम पे सेटल लाइफ भी आने लग गया था, और सेटल लाइफ के वजह से लोगों की टेरिटोरियल एफिनिटी भी बढ़ने लग गया था लैंड के साथ। लैंड हैड स्टार्टेड टू इमर्ज अ ग्रेट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तो अश्वमेध यज्ञ स्टार्टेड टू बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब माना जाता है कि द वॉर्स द किंग्स आर फाइटिंग आर फॉर द एक्सटेंशन ऑफ लैंड। लेकिन देखिए अर्ली वैदिक एज में जो लड़ाई लड़ा जाता था दैट वाज फॉर द पोजीशन ऑफ कैटल्स। ठीक है, कैटल्स के पोजीशन को बढ़ाने के लिए उस टाइम पे लड़ाई लड़ा जाता था। लेकिन लेटर वैदिक एज में अपने लैंड को बढ़ाने के लिए किया जाता था। तो देयर वाज इमर्जेंस ऑफ दिस 3 ग्रेट रिचुअल्स व्हिच वाज डिफरेंट फ्रॉम द अर्ली वैदिक एज। ठीक है ना दोस्तों। द नेक्स्ट थिंग इज इन द अर्ली वैदिक एज रिचुअल्स तो इंपॉर्टेंट था, लेकिन द रिचुअल्स the procedure of the rituals, sacrificial rituals were very simple। और उस टाइम पे जो प्रिस्ली क्लास थी उनकी डोमिनेंस देखने को नहीं मिलता था। जनरली एवरी फैमिली यूज टू परफॉर्म द रिचुअल्स, और फैमिली के जो हेड होता था ही यूज टू परफॉर्म द रिचुअल्स फॉर द फैमिली इटसेल्फ। लेकिन जरूरी नहीं था कि हर रिचुअल्स में प्रिस्ली क्लास की पार्टिसिपेशन हो। तो Brahmins was considered to be one of the 16 priestly classes that was in existence during the early Vedic age। लेकिन इस priestly class का भी डोमिनेंस उतना ज्यादा नहीं था। लेकिन लेटर वैदिक एज में क्या होता है? लेटर वैदिक एज में द रिचुअल स्टार्टेड टू गेटिंग कॉम्प्लेक्स। अब देखिए ऋग्वेद, अर्ली वैदिक एज को ऋग्वेद कहा जाता है क्योंकि ऋग्वेद वाज द इंपॉर्टेंट। लेकिन उसके बाद आ जाता है यजुर्वेद, which was about the rituals, procedure in the rituals, and Samved. Samved is about the tune of the recitals of the slokas of Vedas। अब बोला गया कि ये जो श्लोकास है उसकी जो रिसाइटेशन है, सिर्फ वो रिसाइटेशन करना ही काफी नहीं है, उसके प्रॉपर ट्यून में प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके रिसाइट करना भी जरूरी है। क्योंकि अगर ऐसे नहीं करेंगे तो जो गॉड है दैट ही विल बिकम एंग्री एंड रादर देन ब्लेसिंग इट विल ब्रिंग कर्स। तो इसके वजह से क्या होने लगा कि एक प्रिस्ली क्लास की डोमिनेशन होने लगा, क्योंकि ये कहा गया कि इट इज ओनली द प्रिस्ली क्लास हु कैन परफॉर्म द रिचुअल्स मोर प्रिसाइजली, मोर एक्यूरेटली। द हेड ऑफ द फैमिली, जो दूसरे वर्ण के लोग हैं, वो उतना परफेक्टली या उतना एक्यूरेटली इसको परफॉर्म नहीं कर सकता। तो क्या देखने को मिलता है लेटर वैदिक एज से कि एक प्रिस्ली क्लास की डोमिनेशन होना शुरू हो जाता है। और इसीलिए देखिए जो ब्राह्मण्स है वो मतलब कि जो वर्ण सिस्टम है वो रिजिड बनता चला जाता है लेटर वैदिक एज में। ये चीज आप लोगों को सोशल लाइफ में आपने देखा होगा कि वर्ण स्टार्टेड टू बिकम अटैच्ड विद द बर्थ, और ब्राह्मण्स फैमिली में ही ब्राह्मण्स की जन्म हो सकती है, इस टाइप की एक बिलीफ होने लग गया था। सो द रिलीजियस बिलीफ स्टार्टेड टू बिकम कॉम्प्लेक्स ड्यूरिंग द लेटर वैदिक एज। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि अर्ली वैदिक एज में जो वर्शिप किया जाता था या जो सैक्रिफिशियल रिचुअल्स किया जाता था दैट वाज फॉर द मटेरियल गेन। वर्शिप मेनली किया जाता था फॉर द बर्थ ऑफ सन, क्योंकि सन वाज मोर डिजायरेबल ऑल्दो गर्ल वाज नॉट गर्ल्स वाज नॉट कंसिडर्ड टू बी कर्स, क्योंकि गर्ल की बर्थ के बाद गर्ल वाज नॉट डिजायरेबल। लेकिन इफ देयर वाज ए बर्थ ऑफ गर्ल उसको प्रॉपर रिस्पेक्ट दिया जाता था, और मेन और वीमेन में ऑलमोस्ट एक इक्वालिटी एक मेंटेन किया गया था अर्ली वैदिक एज में। बट स्टिल सन वाज प्रेफर्ड, सन वाज डिजायरेबल। तो फॉर द बर्थ ऑफ सन, फॉर द गेन ऑफ कैटल, for the victory in the war, this kind of material gains was the important aspect for the sacrificial rituals or the worship in the early Vedic age। लेकिन लेटर वैदिक एज में हमें एक फिलोसॉफिकल डेवलपमेंट देखने को मिलता है। और इसी फिलोसॉफिकल, अब देखिए फिलोसॉफी बेसिकली होता क्या है? फिलोसॉफी इज कंसिडर्ड टू बी सीक्रेट नॉलेज। और देखिए ये जो लिटरेरी टेक्स्ट है जैसे आरण्यक,
विच इज कंसिडर्ड टू बी फॉरेस्ट नॉलेज। आरण्यक के बाद डेवलपमेंट होता है उपनिषद। उपनिषद वॉज टोटली फिलोसॉफिकल नॉलेज। तो ये दिस नॉलेज इज अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ सोल, बर्थ, रीबर्थ, लाइफ आफ्टर डेथ, ट्रांसमाइग्रेशन, हेल, हेवन, इन सारे चीजों को लेकर के फिलोसॉफी डिस्कस होता है। तो इन सारे डिस्कशन शुरू होने लगता है लेटर वैदिक एज में। वो पोस्ट वैदिक एज आते आते बहुत सारे उपनिषद की डेवलपमेंट हो जाती है एंड देयर वाज इमर्जेंस ऑफ सिक्स स्कूल्स ऑफ फिलोसॉफीज। और ये सिक्स स्कूल्स ऑफ फिलोसॉफीज क्या क्या है, जैसे न्याय, वैशेषिका, संख्या, योगा, मीमांसा, वेदांता, ये जो 6 स्कूल है ये इसकी डेवलपमेंट होने लग गया धीरे धीरे। ठीक है ना दोस्तों। और देखिए अर्ली वैदिक एज में जो रिलीजियस बिलीफ था, जो कि हमने अभी तक डिस्कस किया, इट वाज वेरी मच सिंपल एंड लिबरल। बोथ मेन एंड वीमेन यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन द रिलीजियस रिचुअल्स। लेकिन लेटर वैदिक एज में रिलीजियस बिलीफ काफी कॉम्प्लेक्स होता चला गया। वीमेन स्टार्टेड टू बी केप्ट अवे फ्रॉम द रिलीजियस सैक्रिफिशियल रिचुअल्स, क्योंकि देखिए अर्ली वैदिक एज में वेदास की जो श्लोकास है उसको बहुत सारे वीमेन ने भी कंपाइल किया था। लेकिन लेटर वैदिक एज में ये देखने को हमें नहीं मिलता है। और कोई भी वेदास की श्लोकास, चाहे वो सामवेद या यजुर्वेद या अथर्ववेद हो, कोई भी वेदास की श्लोकास की वीमेन द्वारा कंपाइलेशन हमें ये देखने को नहीं मिलता है। सो दोस्तों, दिस इज ऑल अबाउट द रिलीजियस लाइफ ऑफ द वैदिक एज।